वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विशाल मेगा मार्ट के बारे में। अब विशाल मेगा मार्ट जो है ये आईपीओ के थ्रू लिस्ट हुआ था, हम ये तो अच्छे से जानते ही हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर का एक क्वेश्चन है कि अभी इस समय इसको होल्ड करके रखना ये एक मौका होगा या धोखा होगा। क्या आने वाले समय में ये पोटेंशियली उतना ग्रोथ कैपेसिटी रखता है जितना कि इसके आईपीओ के वक्त सबको लग रहा था। एक्सपेक्टेड रिटर्न आईपीओ में नहीं मिल पाए तो क्यों नहीं मिल पाए, ये भी सवाल है। साथ ही साथ ये फंडामेंटली किस तरह का स्टॉक है ताकि आने वाले समय में इसको बाय करना कितना पोटेंशियली बेनिफिशियल हो सकता है। ये सारे सवालों के जवाब हम देखेंगे। पॉजिटिव फैक्टर विशाल मेगा मार्ट के भी देखेंगे, नेगेटिव फैक्टर्स और ड्रॉबैक्स भी विशाल मेगा मार्ट में है जो कि वो भी हम देखेंगे ताकि ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस हमारा यहाँ पे हो पाए। तो चलिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि कंपनी ये एग्जैक्टली करती क्या है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी जो है 2001 में इनकॉर्पोरेटेड है, क्योंकि जब आईपीओ का हमने वाउचर देखा था उसमें 2018 लिखा था, विच इज रॉन्ग। ये 2001 में इनकॉर्पोरेटेड है। और विशाल मेगा मार्ट जो है ये हाइप मार्केट चेन में वाइल्ड रेंज में प्रोडक्ट जो है वो सेल करता है। और कैसे प्रोडक्ट? तो अपरेल्स, ग्रोसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स और होम एसेंशियल प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली ये एक रिटेल में या एफएमसीजी सेक्टर में काम करने वाला स्टॉक हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर हम मार्केट की लीडरशिप पोजीशन की बात करें तो विशाल मेगा मार्ट जो है इंडिया के टॉप 3 ऑफलाइन, यहाँ पे आपको याद रखना है, ऑफलाइन डाइवर्सिफाइड रिटेल्स में काम करने वाला कंपनी देखने को मिलता है। ये तीसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर नहीं, ये चीज को भी आपको याद रखना है। और स्टोर्स की बात करें तो 645 स्टोर्स यहाँ पे टोटल देखने को मिलते हैं। कितने सिटीज में है? तो ये 194 सिटीज में देखने को मिलते हैं। अगर एवरेज साइज स्टोर की देखें तो 18,000 स्क्वायर फीट का एक स्टोर ये देखने को मिलता है। और सेकेंड में आपको बता दूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे 3 मेजर स्टेट्स में ये स्टोर्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर इनके खुद के ब्रांड्स की बात करें तो 26 इनके खुद के ब्रांड्स देखने को मिलते हैं, वो भी 3 कैटेगरीज में ओनली। और वो कैटेगरी है अपरेल्स, जनरल और उसके अलावा एफएमसीजी। यहाँ पे 73% का कंट्रीब्यूशन जो है रेवेन्यू का ये 19 ब्रांड के थ्रू ही आता है। और ये भी याद रखिए कि ये जो 73% के कंट्रीब्यूशन में से 50% का कंट्रीब्यूशन 3 स्टेट्स में से आता है। और वो 3 स्टेट अगर आप देखेंगे कौन से हैं तो वो 3 स्टेट हमें देखने को मिलते हैं, कर्नाटका, यूपी और आसाम। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो विशाल मेगा मार्ट है ये थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करता है, यानी ये खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इसके नहीं है। ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किसी और से करवा के अपने स्टोर्स में जो है ये बेचता है। यानी इसके 839 वेंडर्स है, वो भी 2024 की बात कर रहे हैं। नॉन एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट्स के साथ में ये जो डील है ये करता है। और ऑब्वियस है कि ये जब कंपनी मार्ट है, मेगा मार्ट है, जैसे कि रिलायंस मार्ट हुआ या डीमार्ट हुआ, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इनका नहीं है। ये थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चरिंग किए हुए प्रोडक्ट अपने विशाल मेगा मार्ट में सेल करते हैं। अब ये तो हो गया कंपनी का बेसिक डिटेल। चलिए फाइनेंशियल्स देखना बहुत ज़रूरी है तो वो देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो आप देख सकते हैं स्टॉक पी जो है ये 102 का देखने को मिल रहा है, यानी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आरओसी 14 का है, आरओई 8 का देखने को मिल रहा है। करंट प्राइस 103 रुपीज़ देखने को मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड अभी तक डिविडेंड दिया नहीं है, ऑब्वियस है, अभी लिस्ट हुआ है। फेस वैल्यू 10 का है, यानी आने वाले समय में स्प्लिट का बेनिफिट मिलने के चांसेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर हम यहाँ पे डेप की बात करें तो 1409 करोड़ का डेप यहाँ पे देखने को मिलता है। डेप टू इक्विटी रेशियो 0.24 का है। कंपनी के पास इन्वेंट्री अवेलेबल है 1849 करोड़ की। कंपैरेटिवली डेप से करें तो हम डेफिनेटली इन्वेंट्री ज़्यादा है। करंट असेट्स भी 3031 करोड़ के है, वो भी
कंपेयर करो आप डेब्ट के साथ तो वो भी करंट एसेट भी ज्यादा है। पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक फिट बैठता है। अब इसके अलावा हमें और भी कुछ फैक्टर्स इसके देखना जरूरी है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर सेल्स की बात करें तो सेल्स ग्रोइंग देखने को मिल रहे हैं, एक्सपेंसेस भी साथ में बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ रहा है, अर्निंग पर शेयर भी बढ़ रहा है। कंपनी ने अब तक की डिविडेंड नहीं दिया है प्रॉफिट में होते हुए भी। बैलेंस शीट्स की बात करें, बैलेंस शीट में रिजर्व्स स्पेशली आप देख सकते हैं कि रिजर्व्स ग्रोइंग मैनर में है। कंपनी पे बोरोइंग है, अगर बोरोइंग लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है ये चीज देखें तो कंपनी पे जो है लीस लायबिलिटी देखने को मिल रही है। ना ही लॉन्ग टर्म बोरोइंग है ना ही शॉर्ट टर्म बोरोइंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो हमें यहाँ पे पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है, विच इज वन ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर। अभी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर का होल्डिंग 76% का देखने को मिल रहा है। एफआईएस और डीआईएस ऑब्वियस कंपनी में अवेलेबल है। पब्लिक का होल्डिंग 7.51% है। एफआईएस डीआईएस जो है लॉकिंग पीरियड में है, तो ऑब्वियस है 3 जो लॉकिंग पीरियड खत्म होगा उसके बाद समझ में आएगा कि एफआईएस डीआईएस यहाँ पे बने रहते हैं या एग्जिट करते हैं। तो करंटली शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमें गुड देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारे जो फंडामेंटल्स है वो कंपनी के ओके देखने को मिले हैं, नो डाउट। अब ओके फंडामेंटल्स होने की वजह से क्या ये जो शेयर है ये ग्रीन फ्लैग दिखाता है? तो नहीं, इसके निगेटिव फैक्टर भी है और वो जानना बहुत जरूरी है और अभी हम वो जानेंगे। निगेटिव जानने से पहले पॉजिटिव तो देख लो, स्ट्रेंथ तो देख लो। कंपनी की स्ट्रेंथ तो जानना है ना पहले। तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है उसमें सबसे पहले तो रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी का अच्छा है, लास्ट 3 सालों की हम बात कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम डेब्ट देखें तो कंपनी ने सिग्निफिकेंटली डेब्ट को रिड्यूस किया है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। वर्चुअली ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है, क्योंकि एक के अंदर हम डेब्ट टू इक्विटी रेशो को देख रहे हैं, तो वर्चुअली डेफिनेटली हम ये तो बोल सकते हैं। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशो की बात करें तो वो भी हेल्दी है, 28.01 का देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी का कैश फ्लो कन्वर्जन साइकिल की बात करें तो सिर्फ 30 डेज का है, विच इज वन ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर फॉर द एनी कंपनी, कि जितना कैश फ्लो साइकिल जो है जितना कम हो उतना अच्छा होता है। तो कंपनी का कैश फ्लो मैनेजमेंट जो है सीएफओ या पैट की अगर हम बात करें तो 1.51 का है, विच इज वन ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर फॉर द कंपनी। उसके अलावा जो प्रमोटर का होल्डिंग है ये 76% का देखने को मिलता है, तो ये भी अच्छा है। और प्रमोटर का स्टेक इंक्रीज हुआ है 0 से 76% ये एक क्वार्टर में। तो ये इसलिए कि जब कंपनी लिस्ट होती है तो प्रमोटर का होल्डिंग जनरली वहां पे कम होता है और स्लोली प्रमोटर्स जो है ये ऐड होते हैं। लेकिन यहाँ पे इस कंपनी के मामले में एक क्वार्टर के अंदर ही 76.2% के प्रमोटर का होल्डिंग क्विकली ऐड हो गया है, तो ये एक स्ट्रेंथ या पॉजिटिव फैक्टर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट निगेटिव फैक्टर या लिमिटेशंस की हम बात करेंगे, और अगर वो लिमिटेशंस की हमें बात करना है तो हमें पूरे लिमिटेशंस या पूरे निगेटिव फैक्टर यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले तो लिमिटेशंस में कंपनी का आरओई पुअर है। तो ये आरओई पुअर होने के क्या साइड इफेक्ट होते हैं ये हम पी और आरओई वाले वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो आपको जाके देखना चाहिए कि हाई ग्रोथ स्टॉक्स कैसे फाइंड किए जाते हैं। कंपनी का जो इबिटा मार्जिन है ये हाई देखने को मिल रहा है, ये भी एवरेज होना चाहिए था, लेकिन चलो इसको कंसिडरेबल हम इस तरह से कर सकते हैं कि अभी अभी लिस्ट हुआ है, 1-2 क्वार्टर्स में इबिटा मार्जिन को कंट्रोल में किया जा सकता है। इसके अलावा कोई लिमिटेशंस या नेगेटिव पॉइंट है कंपनी में, विशाल मेगा मार्ट में? तो यस है, और अब हम मेनली उस पे जाएंगे और वो देखने के लिए सबसे पहले हम आईपीओ का डिटेल देखेंगे। अब जो यहाँ पे आईपीओ है, ये आईपीओ का प्राइस 74 से 78 पर था। अब 100 रुपए के अंदर अंदर आईपीओ का प्राइस रखने के पीछे का कंपनी का इंटेंशन क्या हो सकता है? रिटेल सब्सक्रिप्शन ज्यादा हो और क्या, क्योंकि रिटेल्स ये सोचेगा कि आईपीओ अगर 100 के अंदर है, सस्ता है, तो चलो बाय करते हैं। अब रिटेल यहाँ पे जो इशू साइज था वो 8000 का था और सिर्फ रिटेल का 35% का कोठा देखने को मिला, जो कि बहुत ज्यादा था। मोबीक्विक का अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 10% का था, उस पर भी एक वीडियो बनी हुई है, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। अब 35% का यानी 2800 करोड़ रुपए सिर्फ रिटेल से उठाए गए। अब इतने पैसे, 8000 करोड़ का आईपीओ साइज था, 35% रिटेल से पैसा उठाया, तो पैसा गया कहाँ? कंपनी ने पैसा किस चीज में यूज किया? अगर हम इसकी बात करें
तो कंपनी ने ओएफएस के थ्रू पैसा उठाया, ऑफर फॉर सेल था ना कि फ्रेश इशू। अब दोनों में फर्क क्या है? तो ओएफएस जब कंपनी उठाती है तो ओएफएस का पूरा पैसा प्रमोटर के जेब में जाता है। अब पैसा अगर कंपनी उठा रही है और अगर प्रमोटर के जेब में जा रहा है तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो पैसा सारा के सारा कंपनी के ग्रोथ में यूज होगा। कंपनी को जो है उसका कुछ बेनिफिट होने वाला है, कंपनी उसके स्टोर्स खोल रही है या कंपनी अपना पूरी ग्रो करने के लिए वो पैसा यूज कर रही है। कंपनी ओएफएस के थ्रू पैसा उठा रही है यानी पूरा प्रमोटर के जेब में पैसा गया है। अब कंपनी का पूरा पैसा प्रमोटर के जेब में गया यानी कंपनी के लिए कुछ भी यहाँ पे नहीं होने वाला है। अब कंपनी की जो एक्सपेक्टेशन ग्रोथ हम सोच रहे हैं वो पैसा कंपनी पे लगता तो होती, लेकिन यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनके जेब में ये सारा पैसा चला गया। तो ये एक बहुत बड़ा निगेटिव फैक्टर है कि ओएफएस के थ्रू पैसा लेके कंपनी ने प्रमोटर्स को दिया है, जबकि डेप आपने देखा कि डेप कंपनी पे बहुत सारा है। ये पैसा लेके डेप पर भी, जो लीज डेप है, इस पर भी लगाया जा सकता था। अगर आपने कंपनी का प्री आईपीओ देखा, प्री आईपीओ का पीई देखा होगा, आईपीओ आने से पहले का पीई अगर आपने कंपनी का देखा होगा तो आपको पता होगा कि कंपनी का तब पी 76 था, 76.30 था आईपीओ आने से पहले, लिस्टिंग से पहले। अब लिस्टिंग के बाद जब आईपीओ के वाउचर में हमें देखा कि पी क्या रहने वाला है तो उन्होंने कहा था 63 का पी रहेगा, लेकिन आज करंटली हमने पी अभी देखा था। अगर मैं आपको फिर से तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 102 का पीई देखने को मिल रहा है, जबकि पूरा सेक्टोरियल पीई जो है ये 33.77 का है। तो आप देख सकते हैं कि जो कंपनी ने बताया था कि बिफोर आईपीओ 76 का पी, आफ्टर आईपीओ 63 का रहेगा। अब पी क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आप वो भी वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ओवर वैल्यूड स्टॉक है, इवन दो सेक्टर के हिसाब से भी पूरा सेक्टोरियल पी 33.77 है, उसके हिसाब से भी ये ओवर वैल्यूड स्टॉक है। ये भी एक बहुत बड़ा निगेटिव फैक्टर देखने को मिलता है। इसके अलावा और इसमें निगेटिव फैक्टर क्या देखने को मिल रहे हैं, तो आप अगर इसके पियर्सिंग कंपनीज देखेंगे तो पियर्सिंग में रिलायंस, डीमार्ट, ट्रेंड, इस तरह के बड़े बड़े कंपनियां देखने को मिलते हैं। अब हमने इनके विशाल मेगा मार्ट के स्टोर्स देखे, 600 के आसपास स्टोर है। रिलायंस के स्टोर्स बहुत ज्यादा है, नो डाउट, उसके कंपैरिजन ही नहीं होती। अगर इसको एग्जिस्ट करना है तो ये बड़े बड़े कंपनियां, डीमार्ट हो गया, रिलायंस हो गया, ट्रेंड हो गया, इनके कंपैरिजन में इसको स्टैंड करने के लिए बहुत मेहनत लगेगी। और यहाँ पे प्रमोटर का जो माइंडसेट देखने को मिल रहा है वो ये देखने को मिल रहा है कि ओएफएस के थ्रू पैसा लेके उन्होंने अपने पास लिया, ना कि कंपनी के ग्रोथ में दिया। इसके अलावा एक और निगेटिव फैक्टर, विशाल मेगा मार्ट जो है इसके ऑफलाइन स्टोर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन आज आपको पता ही है कि ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स जो है, इनके जो अभी वाइडर रेंज है लोगों के, कस्टमर्स जो इनसे जुड़े हुए हैं, ये ऑफलाइन स्टोर्स प्रेफर नहीं करते। आज बहुत सारे लोग ई कॉमर्स से बाइंग करते हैं, बहुत सारे लोग क्विक कॉमर्स से बाइंग करते हैं। पहले क्विक कॉमर्स से सिर्फ फूड बाय होता था, अब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें भी बाय होने लगी हैं और ये मार्केट जो है ये ज़्यादा हाइप पकड़ रहा है। तो अगर जैसे कि रिलायंस या डीमार्ट देखे तो हम इनके कंपैरिजन में विशाल मेगा मार्ट सिर्फ ऑफलाइन स्टोर्स में काम करता है और 40% इसका रेवेन्यू जो है ये जनरेट होता है सिर्फ 3 स्टोर्स से, 3 स्टेट से, यूपी, कर्नाटका और आसाम। और अगर ये 3 स्टोर्स से ये इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है ऑफलाइन में, जबकि आपको वहाँ की भी पोजीशन पता है, आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में चले जाओ, ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ना कि कोई डीमार्ट में जाकर बाय करने की कोशिश में रहता है। तो ऐसे में अगर ये ई कॉमर्स की तरफ या क्विक कॉमर्स की तरफ नहीं है तो डेफिनेटली ये भी एक निगेटिव फैक्टर है, क्योंकि आने वाले समय में ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स थोड़ा ज़्यादा ग्रोइंग हमें देखने को मिलने वाला है। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे एक और मैं निगेटिव फैक्टर इसका हम देख रहे हैं, तो निगेटिव फैक्टर ये भी है कि ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 2001 में। 2001 में इनकॉर्पोरेटेड होते ही ये कंपनी करीबन 10 सालों के अंदर अंदर ही, 10 ईयर्स के अंदर अंदर ही 70 करोड़ में सेल कर दी गई।
और वो सेल कर दी गई टेक्सास पैसिफिक ग्लोबल को यानी टीपीजी को। टीपीजी ने 70 करोड़ में जो है विशाल मेगा मार्ट को खरीदा और अभी जो लिस्ट किया है ये टीपीजी के थ्रू लिस्ट हुई है। जिसका ओरिजिनल फाउंडर ओनर था इसने 10 सालों के अंदर इसको बेच दिया। तो कहीं ना कहीं उसको भी समझ आया कि जो टफ कंपटीशन उसको है वो उसको उसमें वो एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं। तो गाइज यहाँ पे हमने विशाल मेगा मार्ट का फंडामेंटल एनालिसिस के साथ सारे नेगेटिव फैक्टर भी देखे हैं। अब आप मुझे बताओ कि आप इस कंपनी में करंटली या अभी इसकी जो करंट प्राइस है इसमें बाय करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे। जिनको आईपीओ में लिस्ट लगा है वो होल्ड करना चाहेगा या नहीं करना चाहेगा। प्लीज आप मुझे डेफिनेटली आपका डिसीजन बताना कि पूरा वीडियो देखने के बाद इस चीज में कोई डिसीजन आपको बना है या नहीं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है, मैं यहाँ पे किसी भी तरह बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ। आई होप गाइस आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।